सो यस, आप सबने बाहर का वो जो हेडिंग पढ़ा है ना, लाइक व्हाट इज सेशन का नाम, मे बी मुझे भी ऐसा बोला था कि आपको एंकरिंग करना है, तो ऐसा बाहर पढ़ा तो माउथ वाइड ओपन और समस कंटिन्यूस। सो मे बी ऐसा माउथ वाइड ओपन मैंने भी करके देखा, शूट नहीं हो रहा है। सो क्या है एक्चुअली, देन याद आया कि अभी 2 साल का तो जर्नी सभी लोग को सुना ही है, इवन सुनने के टाइम पे भी मेरा भी ऐसा माउथ वाइडली ओपन हुआ था। एंड इट इज 2 साल कंप्लीट कर दिया उनका जर्नी था, एंड ये जो जर्नी में गुजर रहे हैं उनका भी थोड़ा कहानी आपके सुनाने के लिए आई एम इनवाइटिंग द फर्स्ट ईयर MHEs टू द स्टेज, एंड उनका कहानी शेयर करे एंड हमको भी इंस्पायर करे, हमारा माउथ भी वाइडली ओपन करे। yes. हेलो, ओके, तो ऑलरेडी अखिलेश भैया ने कन्वे कर ही दिया है। हेलो, ओके, आई थिंक ये बेटर रहेगा मेरे लिए। अखिलेश भाई ने ऑलरेडी कन्वे कर दिया है। हम सब ऑब्वियसली MHE में हैं और हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है। हम लोगों का तो एक असाइनमेंट हुआ था, ऑनलाइन असाइनमेंट। हमारा भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत डिफरेंट था जैसे हमेशा होता है उससे, लेकिन हमारे प्रोसेस में बीच में एक इंसान आया और हमने जिस तरीके के काम किए, जिस तरीके से हमारा रिक्रूटमेंट हुआ उस तरीके से नहीं, उनका कुछ अलग तरीके से हुआ। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने MHE में कैसे एंट्री ली और उनकी क्या जर्नी थी। सो आई वुड लाइक टू गिव इट टू कमलेश भाई। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कमलेश है और मैं वलसाड़ से आता हूँ, और मेरी जर्नी काफ़ी अलग है सबसे। यानी सबने वो ऑनलाइन असाइनमेंट किए थे, मैंने बिल्कुल नहीं किए थे। मगर मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं माँ बाप का काफ़ी अच्छा सपोर्टिव रहा कि पढ़ने लिखने में। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कमाए, अच्छे से हमको सपोर्ट करे, वो खुद आगे बढ़े। तो उसी ट्रैक में मैं जा रहा था और मैंने मेरी पढ़ाई भी ख़त्म कर ली, जॉब भी चालू हो गई, और मुझे ख्याल आते थे कि और मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मुझे लगा कि और पढ़ते हैं, मतलब मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, तो मेरे को जॉब में स्पेस मिलती थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब चाहिए और दिन में मैं पढ़ाई करूँगा। और मैंने 2 साल पढ़ाई के साथ जॉब भी की, और जॉब पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अभी मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के लायक हूँ। और जॉब तो शुरू है। अब मेरे को अतरंगी ख्याल बहुत आते थे, और ITI से मुझे परिचित हुआ था OSIS का, और मुझे उसमें बहुत मन लगता था काम करने का। मैं जिस जॉब के साथ ITI के साथ OSIS की कुछ कुछ प्रवृत्तियां करता था, जैसे कि लाइव क्लास। तो मुझे ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे टीनेजर से जो भटक जाते हैं, तो मुझे सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मगर मेरा ये पूरा टाइट शेड्यूल में मुझे टाइम स्पेस बहुत कम मिलती थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसके लिए मेरा पढ़ाई भी कर लिया, अर्न भी कर लिया। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि नॉर्मल है। हम 4 जन हैं, मेरी मम्मी है, भाई है, मेरे पापा और मैं। पापा और भाई कमाते हैं, मगर टेंडर सिस्टम है तो 3 महीने में एक बार सैलरी आती है। और मेरी इनकम ऐसी थी कि हर महीने आती थी, तो मैं उनको देता था करके, और जो भी खरीदी करके जो भी घर का ग्रोसरी है वो लाता था, सब्जी लाता था। तो ऐसे करके अच्छे से चल रही थी फैमिली। और मुझे ऐसे ख्याल आता था कि मुझे कुछ करना है अच्छा, और मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट था।
और मैं टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, मैंने सीखा था टेक्निकल लाइन, वो मेरी स्किल थे। मगर मुझे काम करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और उसमें मुझे आगे बढ़ना है और बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि वो व्यसन से तो होते हैं मगर खाने की वजह से भी होते हैं। तो पता चला कि ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है। मुझे बहुत हार्टली टच हो गया था और मैंने कुछ घर पे छोटा सा डेमो किया था और मुझे बहुत खुशी मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसमें बहुत आगे जाना है। तो एमएससी का पहला रिक्रूटमेंट हुआ, तब से मेरे को बताया गया कि आपको आना है। दूसरी बार भी हुआ, तब भी बोला कि आना है। मैंने बोला कि मैं जब कंफर्ट होगा तब मैं आपको बोलूंगा। और मेरे को ख्याल आता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है और मुझे अकेले दम पे कुछ करना है। और इस बार कोविड था, घर पे था, मेरे कुछ शौक थे, जैसे गाय चराना, नीचे लेवल का काम भी हो ना तो वो मैं करना चाहता हूँ। गाय भी चराई मैंने लॉकडाउन में। और बाद में मुझे पता चला कि एमएससी का प्रोसेस है, शुरू हो चुका है, आधा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि कुछ ट्रेनिंग में है बच्चे, मगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। दुविधा ये थी कि घर वाले को कैसे कन्विंस करें, यानी कि मेरे तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो मेरे को तो मैंने मान लिया कि चलो मैं जाऊंगा, मगर फैमिली को भी बनाना होता है। तो फैमिली में बात रखी कि मुझे इस तरह से 2 साल के लिए आप सबको छोड़ के जाना है और सब हैंडल आपको करना है, और 6 महीने में एक बार आऊंगा। नहीं, आपको पढ़ाया किस लिए, उतना सारा किया हमने आपके लिए, आप अच्छे से कमाओ, हमको सपोर्ट करो, आप अच्छे से। ऐसे फार्मिंग में क्या रखा है, बहुत सारे लोग करते हैं मगर उसमें बहुत मेहनत लगती है, हमारे पास इतनी जमीन जायदाद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है। बाद में टॉर्चर शुरू किया कि भले आपको जाना है जाओ, मगर कुछ भी मिलेगा नहीं, आपको जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, और जाना तो वापस आना ही मत, मतलब मेहमान की तरह आना और चले जाना है। तो बहुत झटका लगा था। और मुझे जो करना था मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है। भले ही उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मगर मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। और कन्विंस किया, बहुत सारा उनको बताना पड़ा, मेरे को बहुत स्ट्रगल हुई। मेरे को भी रोना आ रहा था कि मैं ऐसे सिचुएशन में उनको छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे से इतना सपोर्ट मिल रहा है, मैं चला जाऊंगा तो उनको दिक्कत होने ही वाली है। और मैं आ गया यहाँ पे 2 साल के लिए एमएससी में। और जब यहाँ आया और 6 महीने के बाद घर पे गया और देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी मैंने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे बिना भी वो लोग भी कैसे जी सकते हैं और मैं भी कैसे जी सकता हूँ। तो अभी वो भी उनकी जर्नी शुरू है, उनकी भी, कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर मेहनत बहुत है तो वो अपना कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ आ जाने के बाद मतलब कैसे स्ट्रगल आते हैं तो कोमल दीदी बताएंगे आपको। ओके, सो यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ कि एक अकेले इंसान का रहना फिर भी इजी है, लेकिन जहाँ पे 10 दिमाग है, आपके ओपिनियन उनके साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सारे क्लैशेस में सरवाइव करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर मी, ऐसा मेरे को लगता है, मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं एमएचई में आई और बहुत मुझे ऐसा लगता था मेरा नेचर बहुत लविंग है, तो
मैं शुरू करूंगी कि मैं एमएचए में आई किसकी वजह से। तो हमारे सेकेंड ईयर के भैया है प्रजेश भैया, मैं L3 में पहली बार आई थी और मैंने उनको देखा था, वो हमारे को लर्नर की टीम में थे। और मैं उनको देख के पता नहीं, मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या बनना है, कुछ नहीं पता था, लेकिन एक छोटा सा पिंच हुआ कि यार ये कामनेस चाहिए, ये पीस चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, जो आज प्रजेश भैया के चेहरे पे मुझे दिखता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे करना है ये जो कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम है। जब टाइम आएगा, जब मैं कुछ कर लूंगी, फिर मैं उस चीज के ऊपर जंप करूंगी। और फिर 4 महीने बाद प्रोसेस हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब जाना है, और फिर मैं एमएचए में आई। तो प्रजेश भैया के साथ स्टार्टिंग से ही कभी ऐसे डायलॉग शेयर नहीं हुए, लेकिन बहुत गहरा बोलते ना प्यार मुझे है उनसे कि यार मेरे भैया है, बहुत ज्यादा अटैच, और उनकी वजह से मैं आज एमएचए में, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं देखती तो मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती और मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलता है तो फिर लाइफ में मजा नहीं आता। तो मेरा भी शुरू हो गया कि जो वजह थी एमएचए में आने की, वो वजह के साथ मेरी खचखचाहट शुरू होने लग गई, झगड़े होने लग गए। तो सुपर डीआईसी हमारा कैंप हुआ था, उसमें मेरे पैर में मोच आ गई थी और मेरे को सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ है पैर में या कब ठीक होगा। और जो मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सन है, उन्होंने मुझे नहीं पूछा कि क्या हुआ है 15 दिन के दौरान। तो मैं वहीं पे बैठी थी पीछे और मैं पैर ऐसे लगा के बैठी थी और 15 दिन में एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि कोमल क्या हुआ है। आते जाते सीढ़ी से देखते थे, हाय भी नहीं बोलते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब अभी ऑफिस में तो इतनी बात करते, इतनी मस्ती करते मेरे साथ, यहाँ पे आके ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और फिर मैंने नोटिस किया कि एक्सेल में कोई नहीं था, मैं बैठी थी और उनको कोई मिला नहीं बात करने के लिए, ऐसा मुझे लगा। और वो लास्ट में आए मेरे पास और मुझे बोलते कैसी है कोमल। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि भाई ये मुझे लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये मेरे साथ। तो मैं उन पे बहुत ज्यादा बस्ट आउट हुई, मैं चिल्लाई कि दूर रहो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, और बहुत गुस्सा करके मैंने खत्म कर दिया। और मैं मतलब वडोदरा में ऑफिस एडमिन थी और वो परचेज डिपार्टमेंट में थे, तो मुझे कुछ भी काम होता था तो उनका काम पड़ता था, उनसे मंगवानी होती थी चीजें। फिर वो ग्रज मेरा इकट्ठा हो गया। पहला तो ये कि उन्होंने 15 दिन में मुझे पूछा नहीं कि मेरे पैर में क्या हुआ है, दूसरा कि मुझे लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। फिर ऑफिस में जाने के बाद उनसे काम, मैं बोलती थी उनको कि मेरे को ये सामान चाहिए, हमारे ऑफिस में इस चीज की जरूरत है, और वो बहुत बिजी थे, लेकिन मैं उस चीज को समझना ही नहीं चाहती थी कि वो बिजी। मुझे लगता था मेरा काम क्यों नहीं करके दे रहे, या ये तो है ना जानबूझ के ऐसा कर रहे, मेरा काम नहीं करवा रहे। तो वो छोटी छोटी जो ग्रजेस शुरू हुए ना, उसको मैंने कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी ठीक। और फिर वो इतने बढ़ गए कि कम्युनिटी में सबके आगे रिएक्शंस होते थे। जब वो मुझे कुछ भी बोलते थे कि कोमल तुझे ये करना है, तो मैं बोलती थी आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, आप हो कौन मुझे ऑर्डर देने वाले, ऐसा मैं उन पे चिल्लाती थी। वो गुस्सा उस टाइम का नहीं था, वो शुरुआत कहीं और से हुई थी, लेकिन वो ठीक नहीं किया, इसलिए बढ़ता गया। तो एक बार उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि कोमल आपको अभी के अभी ऑफिस आना है, कुछ काम है। तो मैं उनपे, मतलब मेरा ऐसा नेचर नहीं है, पर मैं बहुत चिल्लाई उनपे। मैंने बोला कि आप मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं नहीं आऊंगी। तो मुझे बोलते कोमल समझो आपको आना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। मैंने बोला कुछ भी कर लो, आप होते कौन मुझे बोलने वाले, मैं ऑफिस तो नहीं ही आऊंगी। इतनी मैं रिजिड हो गई थी कि मुझे और कोई फोन करेगा ना तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन इन्होंने फोन करके बोला ना तो अब तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने नहीं गई। और फिर कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि सबको दिखता था कि मैं इतनी, मतलब हेट बोल दो या नफरत, जो भी बोलो, इतनी नफरत हो गई थी ना मुझे उनसे कि वो जब कम्युनिटी में बैठे होते थे ना, तो मैं उनका चेहरा देखती थी तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था कि शिट यार, ये इधर क्यों है, मेरे बाजू में क्यों बैठा है ये इंसान। जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो वो ऐसा कन्वर्ट हो गया था। वो कम्युनिटी में शेयर करते थे तो मुझे लगता था मैं कहाँ चली जाऊं, मुझे इनकी आवाज नहीं सुननी है, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, इतनी नफरत थी। फिर कम्युनिटी में हमारे ध्येय ने केस किया कि कोमल और प्रजेश का रिश्ता खराब है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा भाई मेरी लाइफ है, मेरे रिलेशन है, मैं अपने आप सुधार लूंगी। तो मेरा कम्युनिटी के साथ भी बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया कि मेरी लाइफ में इतनी सारी आपको क्यों पड़ी है, मेरे रिश्ते हैं, मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगी। अभी ध्येय को केस डालने की क्या जरूरत है कि कोमल उससे बात नहीं कर रही है। तो मेरा ध्येय से झगड़ा हो गया। मैंने बोला तू होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला कि तुझे ना मेरी और प्रजेश भैया की रिलेशनशिप को ठीक करना है। तो ध्येय ने फिर मतलब हमारे कम्युनिटी में भले कोई कितना भी गुस्सा करे, लेकिन जो मुद्दा वैलिड है ना उस पर डिस्कशन होता ही है। तो वो सीएमएस में आया और सीएमएस में ऐसा सब लोग बैठे थे और मैं बैठी थी और मेरे पे केस आ रहे थे। मतलब हम दोनों चिल्लाते थे कम्युनिटी में, मेरा और उनका झगड़ा होता था तो वो भी मुझ पे चिल्लाते थे और मैं भी उन पे चिल्लाती थी। पर केस ऐसा आता था कि कोमल का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है प्रजेश के साथ। मुझे तो भाई उसका नहीं है क्या मेरे साथ,
मेरा ही कैसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उनके साथ। तो मुझे लगता था कि कम्युनिटी में भी ना कोई मुझे प्यार नहीं करता है, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, वो 1 साल से उनके साथ रहे तो सब उनसे प्यार करते हैं। तो बस अब तो मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी, इनसे क्या किसी से भी बात नहीं करनी। तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ चुपचाप अपना काम करती थी, सबको अवॉइड करती थी, शांति से रहती थी। मतलब वो बाहर की शांति पर अंदर तो नहीं थी शांति। तो फिर ऐसा हुआ, और फिर कम्युनिटी में जो ध्यान ने केस रखा, उसके बाद एक डिस्कशन हुआ, उसमें सब लोगों ने मुझे बोला कि अभी ज्यादा हो गया है कोमल। कम्युनिटी में ऑब्वियसली हमारे परिवार में भी हम देखते हैं कि सब खुश कब रहते हैं, जब परिवार का हर एक इंसान खुश रहता है। तो हमारी कम्युनिटी एक फैमिली है, उसमें अगर आज मुझे तकलीफ हो रही है ना, तो मेरे आसपास वाले खुश नहीं ही रह सकते, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। तो वो पेन इन लोगों को फील हुआ, तो इन्होंने मुद्दा रखा। एक ही चीज के ऊपर 10 बार केस आने लग गए। तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो गई कि बस आई नीड अ ब्रेक, इतना सारा मत करो। और फिर फाइनली डिसाइड किया कि एक बार डिस्कशन करता है। तो CMS में डिस्कशन शुरू हुआ। मैं एकदम घर पे से ही ठान के गई थी, आज मेरे पे केस है, और एक नहीं 4-5 केस है एक की चीज के ऊपर, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगी, मुझे तो बात नहीं करनी। मेरा ऐसा फिक्स था। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, पर मैंने बोला ठीक है, आपकी बात बराबर है, सब समझ में आता है, पर मुझे उस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं सुन लूंगी उसको पर मैं समझूंगी नहीं। ऐसा बोल के मैंने खत्म कर दिया। और फिर CMS हुई, और वही जो होना चाहिए CMS में, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरी क्या गलती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं थी, क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहती थी कि मेरा फॉल्ट क्या है। तो मैंने उनको सुना नहीं, समझा नहीं, और वो बोल रहे थे और मैं उनसे आर्ग्यू कर रही थी, उनके सारे क्वेश्चंस को क्रॉस क्वेश्चंस कर रही थी। और फिर सब लोगों ने बोला बस अभी। तो हमारी एक लिसनिंग एक्टिविटी हुई थी, जिसमें एक इंसान के सामने एक इंसान बैठता है, और वो दोनों आपस में बैठते हैं और एक दूसरे की आंख में आंख ढाल के बोलते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी मेरे सामने बैठा है वो मुझे बोलेगा, और मुझे मेरे वर्ड्स के साथ उसकी फीलिंग को कंबाइन करके वापस कंफर्म करवाना है। और मैंने ये सब सुना था, लेकिन मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था क्या भाई, कोई सुन के क्या समझेगा, ये सब बकवास बात है। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना ये सब ऐसी मुझे नहीं समझ में आती बातें, मुझे बात नहीं करनी। लेकिन फिर कम्युनिटी में सबने बोला, तो मुझे भी लगा कि चलो एक ट्राई देते हैं, और मैंने ट्राई किया। फिर प्रजेश भी आके सामने बैठे, मैं तो ऐसा हाथ ऐसा पकड़ के बैठी थी, मुझे उनको हाथ नहीं देना है मेरा, और वो मेरे सामने आके बैठे और मुझे बोलते हाथ दे, मैं नहीं देना है, दूर दूर से। तो फिर हाथ दिया, और फिर वो बैठे सामने, आई कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने सब कुछ शेयर किया कि शुरू से क्या हुआ था, सुपर DIC में क्या हुआ, कैंप के दौरान OFH को लेके क्या हुआ, उन्होंने सब शेयर किया। मैंने वो एक बार के लिए जो पता नहीं कैसे अपने आप हो गया कि मेरी जो रिजिडनेस थी उसको मैंने साइड में रखा, और मैंने बोला कि एक बार खाली सुन के देखती हूँ ना क्या होता है, देखते हैं, इतना ये लोग बोल रहे तो करके देखते हैं ना। तो किया, और फिर एक्चुअली मैं समझने लगी कि जरूरी नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी सबकी प्रायोरिटी हो। मेरे लिए OFH का काम मेरी प्रायोरिटी, लेकिन उनके लिए उनके अकाउंट्स, उनके दूसरे काम प्रायोरिटी है। तो आज जब मैं मेरा काम सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, तो मैं कैसे उम्मीद रखूं कि वो इंसान मेरा काम, मतलब खुद का काम मेरी वजह से सेक्रीफाइस करेगा। फिर सुपर DIC वाली जो सारी बातें थी उनसे क्लैरिफाई की। फिर मैंने कहा, फिर अभी मेरे पास तो बहुत सारा था बोलने के लिए, मेरे को तो बहुत सारा था कि ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, सब कुछ मैंने बोला। और उन्होंने एकदम प्यार से सुना, और इतना अच्छे से कंफर्म किया ना कि उनके आंख में आंसू आ गए, मेरी आंख में आंसू आ गए। तो ऐसा लगा कि बस अब ठीक हो गया है। एक मुझे पता नहीं, मैं ऐसा दूसरी साइड मुझे बोलती नहीं कोमल नहीं मानने का, अभी बस बहुत हो गया है, और दूसरी साइड बोलती बस ना अभी खत्म यार, कितनी देर गुस्सा रखने का है। तो वो जो एक्टिविटी हुई ना, उसी दौरान क्या हुआ था कि मेरी प्रजेश भैया के साथ झगड़ा चल रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था ना कि कम्युनिटी में सबके साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए थे। मैं सब पे चिल्लाती थी, सब पे गुस्सा करती थी, बात नहीं करती थी। लेकिन वो एक एक्टिविटी हुई, और पता नहीं कैसा मैजिक हुआ या मिरेकल, कुछ भी बोलो, लेकिन है ना, उसके बाद मेरी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सबके साथ सुधरने लगे। मेरा अगर दृष्टि के साथ झगड़ा है तो दृष्टि ने मेरे से कोई डायलॉग नहीं किया, पर वो मुझे समझना शुरू करने लग गई। मैं भी उस नजरिए से दृष्टि को देखने लग गई कि यार ये अगर अच्छा नहीं है ना, तो ये एंड तो नहीं है, क्योंकि एंडिंग्स हमेशा बिगिनिंग से ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। सो इफ दिस इज नॉट ब्यूटीफुल देन दिस इज नॉट द एंड फॉर श्योर। तो वो एक रिलेशनशिप को देखने का नजरिया मेरा आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद क्रिएट हुआ। और आज भी ऐसा नहीं कि मेरे झगड़े नहीं होते, आज भी बहुत झगड़े होते हैं, सबसे झगड़ती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, सब मुझे समझाते हैं, मैं नहीं समझती हूँ। लेकिन है ना, वो कैसे कहूँ कि एक बोलते हैं ना रे ऑफ होप है कि यार सब ठीक तो हो ही जाएगा। जैसे उस टाइम पे हो गया था ना ठीक, वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कितना भी खराब हो लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो मैं शायद वो सीख नहीं पाती। सो मतलब पूरी कम्युनिटी को मुझे थैंक यू बोलना है कि थैंक यू,
मेरी जिंदगी में इतना घुसने के लिए क्योंकि अगर आप घुसते नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलती। तो सबको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू। और ये कम्युनिटी के स्ट्रगल्स, कम्युनिटी की बातें, पर्सनल स्ट्रगल, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी हमारी फैमिली ऐसा हम लोग मानते हैं क्योंकि है हमारे लिए वो हमारी फैमिली, हम इतना प्यार करते हैं हमारी कम्युनिटी से। लेकिन अब सबको ऐसा क्वेश्चन होता है कि कम्युनिटी से प्यार करते हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो मम्मी पापा को कैसे बैलेंस करते हैं, मम्मी पापा के लिए कैसे अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कितना इमेंस लव है हमारे दिल में, वो हम कैसे जताते हैं या कैसे उसको बयां करते हैं। तो मैं प्रगति को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आके शेयर करे। थैंक यू। हेलो। किसी को अपने पापा से बहुत प्यार है, इतना प्यार करती है कि दूर जाना है तो उसको पहले तो अंदर 100 कोस दूर जाके सोचना पड़ेगा कि पहले क्या करूं, और 2 साल के लिए दूर जाने की बात आती है तो सोचो क्या बीतेगी उस पे। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एक ऐसी लड़की हूं कि बचपन से किसी से प्यार नहीं करती उतना उसके पापा से प्यार करती है, और उनके बिना रहना मतलब तो उसके लिए पता नहीं क्या हो जाता है। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि मेरे पापा को एक चीज है कि उन्हें डायबिटीज है और उन्हें श्वास की थोड़ी बहुत तकलीफ है, तो मुझे उनकी केयर करना बहुत पसंद है और मैं उनसे इतना प्यार करती थी कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं पापा को 2 दिन छोड़ के कैसे जाऊं, और मैं एक बाजू ये भी कहती थी कि भाई मुझे कुछ करना है, मैं पापा को बहुत कुछ दूंगी, पापा आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट होगी, आपके लिए वर्ड को रिस्पेक्ट होगी, ऐसा कुछ करूंगी। अब ऐसा दो मैं सोचूं वो इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं पूरे टाइम पापा के साथ रहूं तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो एक बार मुझे भी एमएचए की प्रोसेस में 2 साल के लिए आने की बात हुई। अब मेरे घर की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग उतने रिच भी नहीं है कि जिस तरह मैं उन्हें छोड़ के फटाफट से आ जाऊं। तो मेरे मॉम डैड दोनों जॉब करते हैं और मेरा भाई छोटा है, तो घर को मैं होती थी, लॉकडाउन तो मेरा भाई स्कूल नहीं जाता, तो घर पे मैं होती थी तो मैं मेरे भाई को संभाल लेती थी। तो अब मैं आती तो मेरी मम्मी बोला कि अगर तू चली जाएगी तो ये कौन करेगा। लेकिन तब मैं यहाँ आ गई थी और सुपर डीआईसी का प्रोग्राम चल रहा था। तब मैं तो सोचती हूँ कि भाई मैं कैसी बेटी हूँ, ऐसी कोई बेटी होती है कि अपनी पेरेंट्स को इस तरह प्रॉब्लम में छोड़ के इस तरह वो दूर आ जाए, कि वो अपने मॉम डैड से इतना भी प्यार नहीं करती कि उसे इतने 1 से 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाया, और अब जब वो इतनी हो गई है तो वो उनकी हेल्प भी नहीं कर सकती और उनके घर में कोई पार्ट भी नहीं बन सकती। तो मैं खुद पे गिल्ट फील कर रही थी कि मैं कैसी बेटी हूँ। और फिर एक तरफ ये भी सोचती हूँ कि मैं इस तरह पापा को बहुत कुछ देना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि उनके साथ ही रह के मैं तो ना ही कहीं जा सकती हूँ ना ही कुछ कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये सोचना है कि मैं पापा को इस समय पीरियड के लिए उनके पास जाके और इतने दिनों के लिए उनको छोटी सी खुशी दूं, उससे अच्छा है कि मैं 2 साल कुछ करके उसके बाद उनको बहुत सारे समय के लिए खुशी दूं। ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 2 साल खुद को डेवलप कर लूं, खुद को इतना मेरी पोटेंशियल्स पहचान लूं और मैं खुद इतनी काबिल बन जाऊं कि 2 साल के बाद जब पापा के पास जाऊं तो मैं उन्हें इतनी हेल्प कर सकूं कि इसकी तो आराम से भरपाई हो जाए, तो 0.0% आए। तो
तब मैंने सोचा कि मैं पापा को इतने टाइम की खुशी दूं और उनकी इतनी सी मदद करूं और फिर आगे कुछ ना कर पाऊं, ये तो कुछ भी काम का नहीं है। पर इस टाइम के लिए मैं उनको थोड़ी संघर्ष में रखूं, पर फिर जब बाद में आऊंगी तब मैं उन्हें जितनी मदद कर सकूंगी, क्या मैं उतनी आज कर सकती हूँ उन्हें? तो ये बस सोचा, तो मुझे हुआ कि सच्चा प्यार इसको बोलते हैं कि मैं जितना भी बोलूं कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तब ये प्यार जता नहीं सकते। लेकिन जब ये डिसीजन आता है कि मैं उनकी छोटी सी खुशी के लिए वो चीज को छोड़ देती हूँ और उन्हें बहुत सारा समय के लिए मदद करना चाहती हूँ, तब मैं बोल सकती हूँ कि पापा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपकी छोटी खुशी तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन उसके बदले में उसकी 100 गुनी मैं आपको 2 साल के बाद दूंगी कि आपको सच में मेरे लिए खुशी फील होगी और आप बोलोगे कि ये मेरी बेटी है। तो ऐसा कुछ था कि ये सच्चा प्यार होता है। और इस तरह हम क्यों छोटे समय की खुशी सोचे, हम बड़े समय का सोच के वो छोटी खुशी को भी भरपाई कर देते हैं, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि ऐसा कुछ करे तो हम बता सकते हैं कि ये सच्चा फैमिली का प्यार भी है और हम उन्हें कुछ दे भी सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ मेरी स्टोरी थी। और ये तो ऐसा था कि ये मुझे इससे प्यार था, लेकिन हार्डवर्क से प्यार और उसमें आगे बढ़ना यानी थोड़ी अलग चीज है। तो आई थिंक मैं बता सकती हूँ। ओके, यस, 1 मिनट। मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं जिस लेवल का काम कर रहे हैं, जो अभी प्रगति ने बताया, प्रगति सिर्फ 14 साल की बच्ची है और ये सभी लोग कोमल है तो 17 साल की है। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे कितना इमोशनल स्ट्रगल करके किस तरह से बात करते हैं, यानी उनमें जो इनोसेंस है वो एक्चुअली हमारे पास है क्या, हम एक्चुअली माफ कर सकते हैं। यानी कोमल ने जो बात बोली वो हम में से किसी के लिए नई नहीं है। आज भी हमें गुस्सा आता है, हमको भी फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारे भी झगड़े होते हैं, लेकिन हम इतने सरल बन के कैसे कर सकते हैं। तो ये जो इमोशनल स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं, या पापा की खुशी के लिए जब पापा की हेल्थ का इतना इश्यू है, भाई को संभालना है और तब छोड़ के आना, या कमलेश ने जो बात बताई कि वो ही एक रिसोर्स था जिसकी वजह से घर में इनकम आती थी और वो छोड़ देना, कितने टफ डिसीजंस है ये लाइफ में लेने के लिए। और वो इस एज पे इतना लॉन्ग टर्म का सोच के कि मुझे क्या करना है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ऐसे ही आगे बहुत सारी स्टोरीज है। यस, सो आज आपके सामने एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई, कुछ समय पहले 12th स्टैंडर्ड में अभी मैं पढ़ती हूँ, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई, ज्ञानज्योत स्कूल में पढ़ती हुई एक आर्टिस्ट बैठी है जो 11वीं स्टैंडर्ड में ज्ञानज्योत में पढ़ती थी और उधर कुछ एमएचई को लेके आया और मुझे एडवेंचर तो बहुत पसंद था। सो एमएचई को लेके आया और स्पेशली तब वैष्णवी दीदी और हर्ष भाई हमारे आए थे स्कूल में, तो बहुत मुझे ऐसा हुआ कि वाह, इन लोगों की लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ऐसा। और एक बोलते ना कि मैंने एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी और मैंने ऐसा सोचा था कि वाह, मैं मेरे ड्रीम्स वहां जाके पूरे करूंगी। और मैं तो ऐसा सोच के आ गई थी कि वाह, मैं तो आर्टिस्ट बनने वाली हूँ, अभी एमएचई में जाना है, 2 साल देने हैं, 2 साल में बहुत बड़ी आर्टिस्ट में नाम कमाना है। सो ऐसा सोच के मैं आ गई आर्टिस्ट बनने। यहाँ के फिर सब ट्रेनिंग वेनिंग सब हुआ और फिर मुझे ऐसे पहले सिलेक्ट हो गए और फिर मुझे ऐसा बोला कि बेटा तुझे एथिक्स का काम करना है। मैंने बोला वाह, चलो मुझे कुछ पसंद है, ऐसा काम मिल रहा है, अभी तो मैं पक्का आर्टिस्ट बनूंगी, 2 साल में इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन के मैंने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर ये सब हुआ और फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मुझे बोला कि बेटा तुझे किचन में काम करना है। ओहो, आप सोच भी नहीं सकते, मैंने मेरी लाइफ में 17 साल में एक बार भी किचन में पैर नहीं रखा। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि चाय कैसे बनती है और मुझे ऐसे बोला कि तुझे किचन में काम करना है। ओह माय गॉड, मतलब कैसे मैं वो किचन में काम करूं। और मेरी एक छोटी सी ऐसी स्टोरी थी कि हमारे असाइनमेंट्स राउंड थे और हमें घर पे ऐसा बोला था कि आपको एमएचई की तरह घर पे जीना है।
तो मुझे खाने बनाने अभी सारे असाइनमेंट तो करने पड़ेंगे क्योंकि आर्टिस्ट बनना था। तो फिर घर पे असाइनमेंट आया और ऐसा बोला कि आपको खाना बनाना है। तो किचन में पहली बार मैं 17 साल की उम्र में पहली बार मैं किचन में गई। मम्मी पापा सब डर रहे थे, सब बाहर किचन के खड़े होके देख रहे थे कि ये कुछ कर ना डाले किचन में। और सच में ऐसा हुआ। मुझे खाना बनाना, सब्जी बनाने को बोला तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि गरम ऑयल जब गरम होता है तो उसमें आग लगती है, ऐसा मुझे पता नहीं था। बस इतना पता है कि तेल को गरम करने देना पड़ता है। तो मैं किचन में गई, एक बड़ी सी कढ़ाई ली, उसके अंदर तेल डाला और इधर उधर काम करने लग गई। और अचानक ऐसा हुआ कि तेल इतना गर्म हो गया कि किचन में आग लग गई। माय गॉड, मैं उस टाइम इतनी डर गई कि ये क्या है, मुझे इतना भी नहीं पता है। तो ऐसे टाइप की मैं लड़की थी और यहाँ आके ऐसा मुझे बोला कि किचन में काम करना है। पहले तो बहुत ऐसा गुस्सा आया कि यार ये लोग मुझे क्या करवा रहे हैं, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे क्यों किचन में काम करवा रहे हैं। फिर सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं। किचन में गई, थोड़ा बहुत काम सीखा, सब्जी काटने से स्टार्ट किया कि चलो सब्जी काटती हूँ। ऐसे करते 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 एक ऐसा हुआ कि फिर मुझे तो आर्टिस्ट बना है। फिर आर्टिस्ट वो सिर्फ ड्राइंग्स में या आर्ट में ही आर्टिस्ट नहीं होता, आर्टिस्ट मेरे अंदर है तो मैं मेरा आर्ट हर जगह दिखा सकती हूँ। फिर मैंने वो चैलेंज लिया और ऐसा खुद को मतलब ऐसी चैलेंज दी कि तुझे आर्टिस्ट ही बनना है ना, तो इस काम में तो आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकती, इस काम में आर्ट दिखा दे रहा। फिर मैंने मेरे काम में धीरे धीरे आर्ट दिखाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं किचन को इतना अप ले गई कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि 17 साल मैंने किचन में पैर भी नहीं रखा था और आज मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट के इतने बड़े किचन को हैंडल करती हूँ, मैनेजमेंट उसका करती हूँ। और आज मुझे हर एक रेसिपी मेरे मुंह पे याद है। जिस बच्ची को चाय कैसे बनाते थे वो भी नहीं पता था, आज उस लड़की को सब रेसिपी, वो भी विगन रेसिपी, सब मुंह पे है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि अगर मैं एमएचसी में नहीं आती, अगर मैं ओएसिस ओएसिस के साथ नहीं जुड़ती तो शायद मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि जो मेरा आर्ट है वो मैं सिर्फ आर्ट ड्राइंग्स में इसमें नहीं दिखा सकती, मेरा आर्ट में हर जगह दिखा सकती हूँ। आज वो सच में वो किचन को मैं एक आर्ट की तरह जानती हूँ। मेरा हर में काम इतने वो आर्ट में मेरी हर चीज में डालती हूँ कि अब मैं आर्टिस्ट हूँ। अब मैं बोल सकती हूँ कि शायद मैं उस लेवल की आर्टिस्ट नहीं, पर मैं इस लेवल की आर्टिस्ट जरूर बन सकती हूँ। ऐसी मेरी कुछ स्टोरी थी। थैंक यू। यस, मैं अभी ऐसा तो बोलते कि ये तो एमएचसी में सभी को तो ऐसे काम मिलते नहीं है। सपोज कि मुझे ऐसा मिला था कि मुझे पसंद नहीं था और मुझे ऐसा मिला था, पर जब कुछ पसंद का काम मिले तब क्या होता है, जब पसंद का काम मिले तब क्या होता है। आई थिंक ये यस। गुड आफ्टरनून। तो मैं पहले से चालू करता हूँ। घर से ऑनलाइन असाइनमेंट थे, तभी लॉकडाउन था। उसके पहले मेरे को एनिमेशन में इंटरेस्ट था, तो मैं घर पे एनिमेशन में जाता था बहुत बार, माने वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोफेशनली काम करता था। तो इधर आया ट्रेनिंग में, तो मेरे को पता ही था ओएसिस में उसके रिलेटेड यूट्यूब है, तो यूट्यूब मिलने वाला है। तो थोड़ा बहुत मिला, पर 6 महीने तक वो नहीं मिला। तो मैं कंफ्यूज था कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। तो मिल गया बाद में फाइनली। तो अचानक एक प्रोजेक्ट दे दिया। अभी तो मैं स्टार्टिंग हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है स्टैंडर्ड क्या है, कौन से फ़ॉन्ट यूज करते हैं, सभी चेंज हो जाता है, इसलिए बहुत सारी स्ट्रगल थी। तो मेरे को डायरेक्ट एडिटिंग दे दिया। तो उसमें हुआ क्या, इधर से हो नहीं पाता था, तो बहुत सारी स्ट्रगल थी। तो मेरे को इधर का ही बता देता हूँ। तो मैं है ना एक जगह पे बैठता नहीं, मेरे को 10-15 मिनट में है ना मस्ती करने के लिए कोई चाहिए। मैं ना सबको बहुत परेशान करता हूँ। आप एमएचसी में पूछिएगा कि ये कितना परेशान करता है। तो मैं बहुत मस्ती करता था, एक जगह पे बैठता नहीं था। 10-15 मिनट होते हैं ना, इसलिए खड़ा होके किसी के पास चला जाता था। तो इतनी बड़ी ओएसिस वैली से मेरे को डायरेक्ट ओएसिस के फ्रेंडशिप होम में इतने क्यूबिकल बॉक्स मेरे को ट्रांसफर कर दिया। और चैलेंज था कि 100 वीडियो बनानी है।
अखिलेश भाई तो चले गए अपनी केरला की जर्नी करने के लिए, मैं तो बचा अकेला ही, अभी करूँ भी क्या। तो तभी 100 वीडियो बनाने में मैं तभी वही टाइम हो गया कि मैंने सुबह से लेके रात तक वही डेस्क पे मैं बैठ के पूरे दिन काम कर रहा था। और तभी थोड़ा बहुत था, उतना नहीं चेंज हुआ था, पर मैं खड़ा होकर ऐसा कुछ कर लेता था। तो तभी बहुत सारी स्ट्रगल आई, फ्रस्ट्रेशन आता था, इतना प्रेशर मैंने कभी भी लिया नहीं था। ऐसे कोई बार ऐसा भी होता है, अभी नहीं करना है, लैपटॉप तोड़ के रख देता हूँ, बाद में कहाँ पे जाऊंगा। इतना सारा फ्रस्ट्रेशन आता था। बाद में 100 वीडियो तो खत्म हो गए, 2 हफ्ते में कर दिए। तो बाद में मैंने बोला हाश कुछ तो खत्म हुआ। तो बाद में AR आई तुरंत, तो अभी बोला कि AR के वीडियो बनाने हैं। तो एक वीडियो पूरा बना दिया, क्वालिटी चेक के लिए दिया, उन्होंने बोला डन है, अभी दूसरा बनाते हैं। तो 2-3 दिन ऐसे चले गए, हमने दूसरा भी स्टार्ट कर दिया। तभी रिया दीदी उसमें बीच में इन्वॉल्व हुए थे। तो रिया दीदी ने ऐसा आइडिया दिया कि ऐसे नहीं पर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने बोला कि इतना मेहनत से ये बड़ा वीडियो बना रहा, पूरा चेंज ही करना है, कितने मेहनत से किया है, 3 दिन लगा है पूरे वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है तो करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो वो भी किया। तो अभी वो वीडियो 24 को ही हमने खत्म किया। सुबह से मैं 5 बजे से बैठा था और रात को मैंने 12 बजे खत्म किया। और कांस्टेंट मैं डेस्क पे ही बैठा था। अभी वो टाइम था कि मैं एक भी बार टाइम पास के लिए मैं नहीं उठाऊंगा वहां से। मतलब वो एकदम प्रोफेशनली काम करने का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया। जस्ट टू ऐड, ये 10th स्टैंडर्ड में है और होम स्कूलिंग कर रहा है वो। और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा YouTube पे प्रोफेशनली सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक सब कुछ साइड पे रख के काम करना है। यानी प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं कि कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट करना है तो करना है। तो ऐसा कर सकते हैं, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम इस एज में थे तो हम क्या कर रहे थे, एंड व्हाट ही इज डूइंग। सो वेरी गुड। एक दूसरा भी ऐड कर देता उसमें। तो प्रेशर भी इतना आता था और वैल्यू भी होती थी कि इतने बजे तो सो ही जाना है, तो उसके पहले सो ही जाना पड़ता था। अभी ऊपर से रिया दीदी और अवधि दीदी बोलते हैं मेरे को 10 बजे तो वीडियो चाहिए, आप कुछ भी करो। तो मैंने तो इतना सारा प्रेशर झेला नहीं होता है। तो मैंने उन रिया दीदी पे कोई बार गुस्सा भी हो जाता था कि मैं तो इतने बजे ही दूंगा, ये इम्पॉसिबल है कि 10 बजे बनाना। तो बहुत सारे झगड़े भी और फ्रस्ट्रेशन आया। मैंने ये सीखा कि प्रोफेशनली कैसे काम करते। वहां पे मैं करता था पर 10-15 मिनट में किसी के साथ मस्ती करने चला जाता था। तो मैंने यहाँ पे आके कैसे प्रोफेशनली काम करते वो मैंने सीखा। हाँ, तो ऐसी स्टोरी है दिमाग के साथ। मैं बहुत सारी स्ट्रगल की है, हार्डवर्क किया है। तो मैं मानसी को इनवाइट करता हूँ शेयर करने के लिए। ओके, सो मेरा नाम मानसी है। हमारे MHC को 1.5 साल हो गया है, अभी लगभग पूरा ही होने आया है। मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही, ऊपर नीचे वाली। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की थी 2 साल पहले, बहुत ब्रिलियंट, जो मतलब पूरी स्कूल में चमके, सबको पता हो मानसी कौन है, पूरा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, ये करे वो करे, सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेना, सब कुछ करना, बहुत मतलब मार्क्स के पीछे दौड़ते रहना। मतलब जो प्यारी बोलते हैं ना कि स्टूडेंट होती है, जो सब टीचर को अच्छी लगती है, सबको मतलब सबको ऐसा होता है कि हाँ मानसी है। मतलब मुझे ऐसा अंदर से था कि मेरी सक्सेस मतलब क्या, कि मानसी का नाम पूरी स्कूल को पता होना चाहिए, मानसी का नाम सबको पता होना चाहिए, इसका नाम सबको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट माय सक्सेस इज। तो वो मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन थी कि मेरा नाम तो सबको पता ही होना चाहिए। जब हम L3 में आए थे तब हमें पूछा गया था कि सक्सेस आपके लिए क्या है, तो तभी भी मैंने यही बोला था कि जैसे जिसका नाम सबको पता हो ना वो सक्सेस है। तो जब मैं MHC में आई रियल में, तब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि जो एजुकेशन सिस्टम में रह के मैं जो बन चुकी थी, एजुकेशन सिस्टम में जैसे संजीव भाई ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है पहले अपने हैंड्स को कंट्रोल करना, फिर माइंड को और फिर हार्ट को।
यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मैंने तो सिर्फ माइंड को यूज किया है, ना मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में है, ना मेरा माइंड, ना मेरा हार्ट। हार्ट से तो मैंने कभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया, हार्ट का तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, तो कैसे होगा? सिर्फ माइंड को ही ट्रेन किया है, माइंड को इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन रियल लाइफ जो जीना होता है उसमें कुछ नहीं। तो बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, मैं डर गई थी, झुक गई थी, मुझे लग रहा था कि ये मेरे सब क्या हो रहा है, मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई, मैंने काफी सारे डिसीजंस भी लिए थे, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जो मानसी मैं पहले सुनती थी, मानसी ऐसी है वैसी है, वो मेरे से पूरा डिस्कनेक्ट होने लगा, मेरी अपनी खुद की पहचान टूटने लगी। तो कैसा अंदर फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है। देन फाइनली मुझे पता चला कि यार कुछ गड़बड़ बाहर नहीं है, कुछ अंदर ही गड़बड़ है कि जिसकी वजह से मैं बहुत सफर कर रही हूँ। और फाइनली जब मुझे पता चला कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी जड़ में थी कि मैं अपने आप को बहुत बुरा मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि कभी फेलियर फेस नहीं की थी। फेलियर फेस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस टूटता है ना, वो मैंने कभी फेस नहीं किया था, और उससे बाहर कैसे निकलना है वो तो मुझे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया नहीं था। तो जब मुझे एक बार पता चला कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, फेलियर्स को फेस मैं करना ही नहीं चाहती थी, मैं भागना था, मुझे दौड़ के कहीं चले जाना था। ऐसा लग रहा था कि बस ये लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे। मैं बार बार बोलने जाती थी संजीव भाई को, बार बार मैं सब मेंटर्स को बोलती थी कि मुझे जाने दो, अब बहुत हो चुका, हद होती है खुद को चेंज करने की, मेरे से हो ही नहीं रहा था। लेकिन मेंटर्स को तो हमारे पे बहुत ट्रस्ट है, वो लोग तो कभी हमें छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तेरा सिर्फ समय ऐसा चल रहा है, तू ऐसी नहीं है। जो मानसी को हम जानते हैं, जिस मानसी के दिल को हम जानते हैं, वो ऐसा नहीं है। इंसान बुरा नहीं होता है, वो उसका समय थोड़ा खराब चल रहा है। देन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना शुरू किया कि नहीं, अब मानसी जो बनने आई थी ना, मानसी के जो ड्रीम्स थे, मानसी को जो बनना था, वही मानसी बन के जाएगी और वो सोल लेके जाएगी। मानसी को अब दिखावा नहीं करना है और दिखावे के लिए काम भी नहीं करना है। वो जब उसका वाई क्लियर हुआ कि क्यों मुझे ये सब करना है, क्यों मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्यों मुझे मम्मी पापा को प्राउड दिलवाना है, जब वो छोटी सी बात क्लियर हुई ना, तब मैंने हार्डवर्क करना शुरू किया। फिर सारी कंप्लेंट्स हट गई, सब कुछ हट गया। जो पहले दिमाग में हर समय पे होता था कि यार ये काम क्यों दिया, ये क्यों, हर छोटी बात में कंप्लेन, हर छोटी बात में कंप्लेन कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ऐसा तो देते नहीं, ऐसा नहीं, ये रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट्स। मतलब वो पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ माइंड था, जैसा बाहर के एजुकेशन सिस्टम में होता है, पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ माइंड, जो खुल के सोच भी नहीं पाता, ऐसे बंधा हुआ, जंजीरों से लिपटा हुआ माइंड। लेकिन वो टूट गया ना, और फिर सारी जंजीरें मिट गई। फिर मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि क्या नहीं है। फिर मुझे मेरा पोटेंशियल दिखा कि यार मानसी तू क्या कर सकती है, और मैंने बस आंख बंद करके विश्वास करके बस करना शुरू किया कि अब जो मुझे दोगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बदले बिना मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। मैंने ये नहीं छोड़ा कि मेरी जिंदगी बदले बिना आप मुझे भेज भी नहीं सकते। मैं हक से बोल रही थी कि मुझे भेजना, आप नहीं मुझे भेज सकते, आपको जो करना है करो मेरे साथ, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। और फाइनली मैंने बहुत स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, बहुत सारी स्ट्रगल है। सुबह उठ के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एग्जाम्स हो, ये हो वो, सब कुछ मैनेज करके भी मुझे जो करना है ना, मानसी को जो बनना है ना, वो तो वो बन के ही रहेगी। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो ऐसे मेरी स्ट्रगल की स्टोरी है। सो थैंक यू सो मच टू लिसन। और ये अगले साल तक पूरी हो जाएगी, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, मानसी बहुत कुछ उसने नहीं बताया अपनी स्टोरी में, पर सिर्फ एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मानसी, जैसे उसने बोला, वो बहुत ही टॉप लड़की थी, यानी 95% समथिंग कुछ थे, राइट, 12th में, और डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी वो। और उसको ऑफर मिला था औरो यूनिवर्सिटी, सूरत की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी करीबन 10-12 लाख समथिंग कुछ फीस है। वो पूरी 100% उसको स्पॉन्सरशिप मिली कि ये खर्चा हम उठाएंगे, आप उस स्कूल में, आप उस कॉलेज में आके पढ़ो।
लिटरली ये लड़की ने यहाँ पे रह के स्ट्रगल करना चूज किया। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे काम उसने किए हैं धगश के साथ, यहाँ के पाथवेज क्लीन करना हो या कुछ भी काम दे दो, पर वो लड़की ने ये ठाना था कि मैं ये सब कुछ करूंगी, मुझे वो यूनिवर्सिटी में जाके टॉप करके डिग्री लेके क्या करूंगी जब मेरा एक्चुअली हार्ट ही नहीं है, या एक्चुअली मुझे जो इंसान नहीं बना रहा है पर वो मुझे इंटेलेक्चुअल बना रहा है। सो ये डिसीजन इस एज में लेना कितना डिफिकल्ट है। यानी हम लोगों को ऐसा कोई 12-13 लाख का स्पॉन्सरशिप मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए तो कितना डिफिकल्ट चॉइस है, बट दैट चॉइस शी हैज टेकन। तो वो कितने लेवल का मैच्योरिटी, कितने लेवल का इमोशनल स्ट्रगल लगता है वो डिसीजन लेने के लिए। और जबकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मानसी तो आएगी, वो तो टॉपर है, उसको वो तो डिजर्व करती है, एंड शी हैज टेकन दैट डिसीजन। सो वेरी गुड। यस, ये तो काम की जर्नी है, स्ट्रगल्स है, लेकिन साथ साथ हम खुद के साथ भी बहुत सारा काम करते हैं एमएचसी में। सो गोस टू प्रियांश। यस, सो हमने सब स्ट्रगल्स देख ली, काम की स्ट्रगल्स, यहाँ पे आने की स्ट्रगल्स, घर को छोड़ने की स्ट्रगल्स। अब बारी आती है खुद के साथ स्ट्रगल्स, एमएचसी के आने के बाद की स्ट्रगल्स खुद के साथ क्या होती है। सो सबको खाना तो पसंद है, अच्छा अच्छा खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, तीखा खाना पसंद, चटपटा खाना पसंद है। तो बस वैसी मैं थी, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और हुआ भी ऐसा कि हमारे एमएचसी का मेन्यू बदल गया था, बहुत अच्छा अच्छा खाना आ गया था, वो एकदम हम राजा वाला खाना खा रहे थे यहाँ पे बना के। तो इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पे आने के बाद भी चेंज हुआ यहाँ का खाना भी, तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। फिर मैंने सोचा कि मैं स्ट्रगल क्यों नहीं हो रही, ये मेरा यही क्वेश्चन था। तो स्ट्रगल्स आना स्टार्ट हो गई। मुझे था स्किन इन्फेक्शन, तो मैंने मेरे मेंटर्स को बताया, उनके सजेशन लिए कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे स्किन इन्फेक्शन हो रहा था। तो उन्होंने बोला बेटा तेरा स्किन इन्फेक्शन है और तुझे सब खाना बंद करना पड़ेगा। और मेरा फेवरेट खाना तो था मीठा, मुझे मीठा इतना खाना पसंद था। जब मैं घर पे थी तब एटलीस्ट दिन में 3 बार तो मैं स्वीट्स खाती ही थी, इतना स्वीट्स मुझे पसंद था। और मेरे मेंटर्स ने बोला कि इसका कारण स्वीट्स ही है, स्वीट्स और सॉल्ट है, जो तू खाती है वही तेरा दुश्मन है, जिससे तुझे प्यार है वही तेरा दुश्मन है यहाँ पे। तो मैं सोचा शिट क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो मुझे इतना पसंद है खाना, में चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी चलेगा। और उस टाइम पे हम अभी भी ऐसा ही कि हमारे मेन्यू में वीक में 2 बार स्वीट्स आते हैं। तो मैंने ऐसा था कि चलो घर पे मैं रोज खाती थी कि यहाँ पे वीक में 2 बार स्वीट्स आ रहे हैं, मुझे खाने को मिल रहा है, तो उस बात का सेटिस्फेक्शन था। लेकिन जब पता चला कि मुझे स्वीट्स बंद करनी, तब तक ठीक था कि चलो सर स्वीट्स बंद कर दूंगी। लेकिन फिर आया कि बेटा तुझे सब खाना बंद करना पड़ेगा, तुझे सिर्फ मूंग खाने, और अभी सिर्फ बॉयल किए हुए, उसमें ना सॉल्ट ना कुछ मसाला नहीं, और सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स खाने। तो मुझे लगा क्या यार, उससे तो भूखा रख लो चलेगा, मत दो खाना, लेकिन ऐसा तो मत दो कि मुंह के अंदर भी ना जाए, गले से उतरे भी नहीं। तो मैं बोला चलो ठीक है अभी थोड़ा ट्राई करती हूँ। तो पहले एक वीक तो बहुत अच्छा गया, ऐसा भूख भी नहीं लगती, चलो मूंग है खा लेंगे, ऐसा कुछ भूख भी नहीं लगती थी। लेकिन फिर इन्फेक्शन और बनने लगा। तो मुझे मेंटर्स ने बोला कि बेटा मूंग से कुछ नहीं होगा, अब तुझे नीम जूस भी पीना पड़ेगा और दिन में 2 बार पीना है तुझे नीम जूस, और पूरी 100 ग्राम की वाड़की है बड़ी, वो पीना है और पानी के साथ लेना है। तो मैंने बोला यार भाई मुझे जाने दो यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना। तो हद होती, चलो मूंग पे रखा, वेजिटेबल्स खिलाई, तब तक तो ठीक था, स्वीट्स बनकर वो भी ठीक था। अब ये नीम जूस कहाँ से आया बीच में। तो मैंने सोचा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी इफेक्ट्स भी दिख रही थी कम्युनिटी में। मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी का झगड़ा करूं, किसी कुछ बोल लूं। तो मेरा वो रिएक्शन बाहर निकल के आता, बोलते ना फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर के अंदर, ना किसी को बाहर बोल सकते कि मुझे ऐसा खाने की इच्छा हो रही है। मैं मूंग खा रही हूँ और मेरे सामने और 7 जन बैठ के वही खाना, दूसरा अच्छा खाना खा रहे, स्वीट्स खा रहे मेरे सामने। तो कितना टेम्पटेशन होता है, हद होती है कंट्रोल करने की। और सब ऐसा खा रहे और ऐसे मुझे दिखा के खा रहे कि देखो मैं खा रही हूँ ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग खा नहीं रहे, चिढ़ा रहे कि देख तो
रहे, उनका ऐसा इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार शिट, ये लोग कितना अच्छा अच्छा खा रहे हैं, मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा है। और वो मुझे गुस्सा भी बहुत आया था कम्युनिटी पर कि ये लोग मुझे छोड़ के मुझे खा कैसे सकते हैं, एक तो मुझे नाम बोला है खाने के लिए और खा कैसे सकते हैं। और वो दिख रहा था कम्युनिटी में, सबके साथ गुस्से से बात करना, किसी से ढंग से बात नहीं करना, कोई मुझे बुला रहा है तो उसको एकदम रूडली बिहेव करना। रात को नींद नहीं आती थी मुझे, 3-4 बार जग जाती थी, आधी ऊँग में से नींद नहीं आती थी। काम का भी स्ट्रगल चल रहे थे, तो इतना फ्रस्ट्रेशन था कि एक तो 8-9 घंटे काम करना है, ऊपर से ऐसा 3 टाइम सिर्फ मूंगी खाना है, तो बहुत गुस्सा आ रहा था तब। तो मैंने कम्युनिटी में ऐसा रखा भी सही, क्या ऐसा काम करो, मुझे अलग खाना दो, मुझे आप लोग के साथ नहीं बैठना, मुझे अब हद हो रही है मेरी, तो मैं आप लोग के साथ नहीं खा सकती, मुझे मैं अलग टाइम दे दो, 1 बजे का खाना तो 12 बजे खा के चली जाऊंगी मेरे मूंग, लेकिन मुझे आप लोग के साथ नहीं खाना अभी। तो कम्युनिटी है, छोड़ती नहीं है। तो मैंने बोला कि तेरी स्ट्रगल इसमें है कि तू हमारे साथ में बैठ के खाए, हमारे साथ में बैठे और तू मूंग खाए, वो भी हंसते हुए खाए। मूंग खाते हुए हंसना वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो भी ट्राई करती हूँ। तो ऐसा ही चलता रहा, सब बैठ के खा रहे थे। अब मैंने खुद को कंट्रोल करना सीखा। कम्युनिटी में फीडबैक्स भी दे रहे थे कि तेरा इतना नेचर नहीं, तो तू ऐसा क्यों बन रही है, तेरा गुस्सा, तू एकदम नॉटी गर्ल है, तू एकदम हंसती लड़की, तो तू ऐसा क्यों बन रही है, तेरा बिल्कुल भी नेचर नहीं है गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना। तो मैंने मेरे खुद पर रिफ्लेक्ट किया कि मैं जो ये खा रही हूँ, मैं जो ये कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये सब तो मेरे लिए ही है ना। अगर कम्युनिटी मुझे सब बोल रहे, मेरे मेंटर्स मुझे कुछ बोल रहे, नीम जूस पीने का बोल रहे, बॉयल फूड खाने का बोल रहे, इसके पीछे कुछ तो इंटेंशन होगा ना। तो मैंने वो इंटेंशन जाना, मैंने रिफ्लेक्ट किया और मुझे पता चला कि मैं जो खा रही हूँ वो बेस्ट खाना है, और उसकी इम्पैक्ट भी दिख रही थी मेरी बॉडी पे। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ खाने के लिए खा रही हूँ। और मुझे इतने फीडबैक्स भी मिले थे कि मेरा वेट लॉस धीरे धीरे हो रहा है, मेरा इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, मुझे अभी रिकवरेंट हो रही है मेरी। तो ये सब फीडबैक्स भी अच्छे से मिल रहे थे मुझे। फिर मैंने जाना कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, और मुझे बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने का बोला था। तो मेरा बोलते ना, एक आर्टिस्ट दिमाग होता है, बोलते राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है। एक बार राइट ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए होता है, लेकिन जब दूसरे ब्रेन से सोचते हो तो आर्टिस्ट बाहर निकलता है। तो मैंने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। अगर हमारे मेन्यू में टिक्की है, सब टिक्की खा रहे, तो मैं क्यों नहीं खा सकती। मैंने वही बॉइल्ड वेजिटेबल्स को मिला के नया आर्टिस्ट अलग से बोलते हैं वीगन खाना, लेकिन उसमें भी बॉइल खाना विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट स्पाइसेस, हम कितना कलरफुल खाना खा सकते हैं। मैंने उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सब भेल खाते टिटबिट में, तो मैं सब वेजिटेबल्स को काट के उसको अच्छा सा एक सलाद बना के क्यों नहीं खा सकती। तो एक बोलते ना, ऐसा आर्टिस्ट भी बाहर निकला मेरे अंदर से, वो एक्सटेंशन भी हुआ मेरा कि मैं दूसरे साइड भी स्टार्ट किया सोचना। तो ऐसा होता है कि कुछ साइट्स बंद होते तो कुछ साइट्स अपने आप खुल जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो यही था मेरी जर्नी अभी तक की स्ट्रगल की। 1 मिनट, मुझे एक छोटी सी चीज ऐड करनी थी प्रियांशी की स्टोरी में। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि जो लड़की दिन में 3 बार स्वीट खाती थी, वही लड़की ने 1 महीने सिर्फ बॉयल और मूंग खाना खाया। और दिन में जो लड़की 3 बार स्वीट खाती थी, उसी लड़की ने दिन में 3 बार उसी स्वीट को ध्यान में रखते हुए वो नीम का जूस पिया। जिस लड़की ने 3 बार स्वीट खाया, उसी लड़की ने उस नीम के जूस को स्वीट समझ के इतनी प्यार से खाया। और कभी उसने ऐसा, उसके एक्सप्रेशन हमको मतलब ऐसा इसके मुंह से पता भी नहीं चलता था कि इस लड़की को इतना सारा वो हो रहा है कि यार मैं कैसे करूं। इतने प्यार से वो करती थी। तो ये इतनी बड़ी उसकी अचीवमेंट हम बोल सकते हैं कि उसने कितना अपने सेल्फ पे कंट्रोल लाया। यस, अगेन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। 11th स्टैंडर्ड, यस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, स्वीट यानी फ्रूट्स भी नहीं, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो भी नहीं खा सकती है। और आपको ताज्जुब होगा, एनुअल रिट्रीट चल रही है, तो रिट्रीट में तो कोई पाबंदी नहीं है कि रिट्रीट है एंजॉय करो, 3 दिन है, 3 दिन ही तो खाना है। बट 3 दिनों में ये लड़की ने स्वीट नहीं खाई है और
सुबह वो मास्क मैलन था ना, शक्कर टेटी, तो आके मुझे पूछा दीदी मैं शक्कर टेटी खा सकती हूँ? और मैंने कहा बेटा शक्कर टेटी है ना, इसका नाम शक्कर, मतलब इसमें तो बहुत स्वीट है, पर आप रिट्रीट में हो तो आप खा सकते हो। मुझे लगा कि इतना तो बच्चे डिजर्व करते हैं। मैं नहीं दीदी मैं नहीं खाऊंगी, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। तो सब लोग ये एंजॉय कर थे, मैं खुद उसके सामने खा रही थी और वो उसने मुझे बोला। सो कितने लेवल का हमें माइंड कंट्रोल चाहिए, कितने लेवल का डेडिकेशन चाहिए, और वो भी इस एज में। सो वंडरफुल। अब ये तो बात थी मेरी, अभी पर्सनल स्ट्रगल्स तो हो गई, तो अभी देखते हैं हार्ट और हैंड्स की क्या स्ट्रगल्स होती है, वो हमें रिया दीदी बताएंगे। सॉरी थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, 2-3 मिनट ज्यादा लूंगी। यस, सो बोला कि 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है। मैं 21 ईयर्स की हूँ, और जैसा आपने सुना रिया दीदी रिया दीदी रिया दीदी, तो एमएचई में भी एंटर हुई तो मैं सबकी दीदी स्टार्टिंग से थी कि रिया दीदी। मेरा L3 भी ऑलरेडी खत्म हो गया, उसके बाद मैं अभी एमएचई में आई हूँ। सो आई थी तब से रिया दीदी को पता, पूछते हैं रिया दीदी को पता होगा इसका आंसर, रिया दीदी सोल्यूशन देंगे, रिया दीदी ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं। तो बहुत ऐसे मतलब चढ़ा दिया था चने के झाड़ पे मुझे स्टार्टिंग से रिया दीदी बोल बोल के। और पता नहीं कि वो जो सब बोलते थे वो सच था या नहीं, लेकिन मेरे ईगो को बहुत पसंद आता था कि हाँ बोलो ना और बोलो, यहाँ पे हेल्प करती हूँ मैं ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देखो छोटे छोटे बच्चे मुझे दीदी मान रहे, उनके साथ में काम कर रही हूँ, तो मेरे ईगो को बहुत पसंद आता था। पर ईगो तो ईगो है, तो उसका इतना गंदा शैडो होता है ना कि वो जब ईगो इतना बढ़ जाता है, तो मैं एमएचई में आई थी, मतलब मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो ईगो के कारण मैं वो कमियों को देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में और सबके मन में इमेज बन गई थी कि रिया दीदी तो ऐसे। तो मैं जब मुझसे गलतियां होती थी या मैं कुछ गलत करती थी, तब मैं उसे नजरअंदाज कर देती थी, मैं कंसिडर ही नहीं करती थी कि ये मैंने किया है, क्योंकि मुझे लगता था मैं बाकी सब तो कर रही हूँ ना, सब रिफ्लेक्ट कर रहे, सब अच्छा बोल रहे, तो दैट इज द ट्रूथ। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब कॉलेज में थी तब पुणे गई थी, तो अकेले फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते छूट छाट मिलती है, तो मुझे बहुत सारा जंक फूड खाने की आदत पड़ गई थी, बहुत सारे टीवी शोज देखने की आदत पड़ गई थी, सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत पड़ गई थी, और 1-1.5 साल की वो आदत थी, मतलब एवरी डे वो यूज़ करना, इन एंड आउट। लॉकडाउन का टाइम में तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे भी दिन हुए जब मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक टीवी ही देखती थी या टीवी के शोज देखती थी, तो इतना सारा वो एडिक्शन था। पर मुझे कभी गलत नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा तो कुछ नहीं कर रही ना, ये सब तो ठीक है, इसमें क्या बात है। पर ठीक तो है, लेकिन एमएचई में अलाउड नहीं है ना सोशल मीडिया अलाउड है, ना ऐसा कुछ यूट्यूब देखना अलाउड है, ना बाहर का जंक फूड खाना अलाउड है। तब ठीक है या नहीं पता नहीं, लेकिन अब कम्युनिटी की बात हो गई थी, तो मैं आई तब से सबका कॉमन डेस्क होता है, कॉमन रूम होता है, लेकिन मैंने ओएसिस में थोड़ा काम किया था, तो मुझे मेरी स्पेस मिली, मेरा कैबिन मिला, मेरा काम मेरे इससे करने के लिए, मुझे काम के लिए फोन दिया गया। तो अब ऐसा था कि ऐसे जंगली जानवर को अकेला छोड़ दो तो वो क्या करेगा। एक्चुअली हमारे अंदर ऐसा जानवर ही होता है, जो हमारा मन होता है हम उसे काबू नहीं करते, तो वो कैसे जानवर की जैसे बिहेव करता है। तो मैंने सबसे पहली बार मेरे फोन में, तब मैं सोशल मीडिया भी संभालती थी, तो ओएसिस मूवमेंट का अकाउंट था मेरे फोन में इंस्टाग्राम पे, तो एक बार मैंने मेरा अकाउंट खोला, तो पहली बार खोला तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है। पर फिर मैंने वो ईगो आया कि नहीं नहीं ठीक है, बाकी सब तो ठीक करो, एक बार देख लिया ना, उसमें क्या गलती है। फिर वो दूसरी बार हुआ, फिर वो तीसरी बार हुआ, फिर वो बार बार हुआ। एक जगह पे दिमाग झुकता है तो बहुत सारी जगहों पे झुकने लगता है, क्योंकि दिमाग को पता चल जाता है कि अभी ये तो मुझे झुकने देगा, ये मुझे मेरा राज चलाने देगा। तो एक गलती हुई, फिर
वही फ़ोन से मैंने मेरे पापा को हैप्पी बर्थडे विश किया। वही फिर मैं एक बार बीमार थी और मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने जाके बाहर खरीद के कुछ खाया। इतनी सारी गलतियां मुझसे होने लगी और मैं कंप्लीटली नजरअंदाज, जैसे वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो ना, डिसऑर्डर, कि मुझे पता ही नहीं कि वो मैं हूँ, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, और बाहर तो ऐसे ही दिखना जैसे मैं रिया दीदी हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी बहुत क्वेश्चन होता था कि यार 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मेरा क्यों इतना ग्रोथ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता था कोई मुझे जवाब दे दी तो कितना अच्छा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कितना ग्रो कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ काम, पर ऐसा बहुत बड़ा जंप नहीं हो रहा। शायद एमएचसी मेरे काम का नहीं है, शायद ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था। फिर मैं 1 हफ्ता बीमार पड़ी और 1 हफ्ता मैं सॉलिट्यूड में घर पे थी और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि यार क्या मैं टाइम पास कर रही हूँ, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा, ये वो। और तभी ये वाला इंसिडेंट हुआ था कि जब मैंने, बहुत हाई टेम्पटेशन हुआ था, मैं बस ठीक ही होने वाली थी, उसके 1 दिन पहले मैं गई बाहर और मैंने वो पैकेट खरीदा। अब तक तो मैं कैबिन में बैठ के इंस्टाग्राम देखती थी, बट ये तो मैं चल के उतरी, बाहर गई, मैंने कुछ खरीदा और मैं वापस आई। और फिर मुझे लगा कि भाई ये कितने हाई लेवल की अनअवेयरनेस है। जब वो मुझसे हो गया उस रात को मैं अंदर से एकदम हिल गई कि ये क्या हो रहा है, मैं कितने काबू के बाहर जा रही हूँ, ये मेरे मन ने मुझ पे कितना ज्यादा काबू कर लिया है। और मैं बहुत डर गई कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मुझसे क्या हो गया और अब मैं किस मुंह से बोलूंगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब तो कुछ कभी बताना नहीं है। तब मैं ऐसा सोची थी कि मैं सब कुछ जब कामयाबी पा लूंगी ना, उसके बाद मैं एंड में 2 साल के बाद बताऊंगी कि मेरे से ना स्टार्टिंग में ऐसा सब हो गया था, पर फिर मैंने कवर अप कर लिया ऐसे, क्योंकि वो ईगो की बात थी कि मैंने गलती की, मैं खुद ही उठ गई, ऐसा मुझे दिखाना था। पर वो जो मेरे ग्रोथ का मुझे क्वेश्चन था कि क्यों नहीं हो रहा, तब मुझे पता चला कि मैं खुद के साथ कितनी ज्यादा डिसऑनेस्ट बन रही हूँ, कितना झूठ मैं खुद को बोल रही हूँ, कितनी गंदी तरह से मैं खुद को ट्रीट कर रही हूँ और कितना मैं मेरे मन को मेरे ऊपर काबू लेने दे रही हूँ। तो मैंने उस रात को डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये बात मेरे फैसिलिटेटर्स को बतानी ही पड़ेगी और हर छोटी छोटी बात मुझे बतानी पड़ेगी। अब फैसिलिटेटर में इन अ वे शिवा दीदी, संजीव भाई आता है और आत्मजा राव दीदी आते हैं। आत्मजा राव दीदी मेरे बैचमेट्स थे जब मैं L3 में थी, तो फिर से ईगो की बात आ गई कि इनको क्यों बताओ, मेरे मेंटर्स तो शिवा दीदी, संजीव है, उनको मैं बता सकती हूँ, वो सिर्फ बैठा, पता था वो कभी भी जज नहीं करेंगे। तो मैं रात को ठान के, मुझे बस ऐसा सवाल है कि अगर मुझे ऐसी बकवास जिंदगी जीनी है, करना ही है इंस्टाग्राम यूज, खाना ही है बाहर का, तो मैं घर चली जाती हूँ। यहाँ पे छुप छुप के करके मैं इधर भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इधर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा और घर से भी अननेसेसरीली दूर हो रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट अपनी फैमिली से हो रही हूँ, खुद से हो रही हूँ, यहाँ की प्रोसेस से हो रही हूँ। तो इससे अगर इतनी बकवास जिंदगी जीनी है तो घर चली जाती हूँ वापस, और अगर करना है इधर तो फिर सब कुछ दावा देके मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, रहना तो इधर ही है, जिंदगी तो इधर ही बनानी है, तो पूरा क्लीन स्लेट करना ही पड़ेगा। गलतियां हुई है तो बोलनी ही पड़ेगी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को तो ऐसा डिसाइड करके सोई थी, सुबह ऑफिस पहुंची और टाइम हुआ मेंटर्स को बताने का, तो हाथ ऐसे कांपने लगे कि एक बार सेंड कर दिया फिर खत्म, सबको पता चल जाएगा। पर मैं थोड़ी इम्पल्सिव भी तो मैंने बोला ठीक है देख लेंगे, और फिर मैंने सेंड दबा दिया। और उस टाइम दिसंबर महीना चल रहा था तो संजीव भाई बहुत बुक्स में बिजी थे, तो नॉर्मली तो ऐसा कुछ भेजे तो 10 मिनट में फोन आ जाता है, शाम तक फोन ही नहीं आया। मैंने बोला अभी ये लोग है ना मेरे को इधर से निकाल के 24 घंटे श्रमदान करने के लिए अभी भेज देंगे, सब कुछ लेके खत्म, अभी कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा मुझे। पर ऐसा था चलेगा यार, अभी इतनी गलती की है तो चलेगा, वो भी कर लेंगे। फिर 5 बजे संजीवा का मैसेज आया कि कॉल मी, मैंने बोला नहीं करना। फिर उनको कॉल किया एंड वो मेंटर है तो उन्हें तो पता है, तो कुछ भी बोले बिना उन्होंने मुझे बोला था आई रिस्पेक्ट यू सो मच, और सब कुछ उन्होंने मुझे बोला, बहुत अच्छा लगा। पर फिर लास्ट में बोला बेटा कम्युनिटी में बोलना पड़ेगा। मैंने बोला देखते हैं बात करते हैं, पर लेट्स सी। और जब से उन्होंने बोला, जब मैंने सेंड हिट किया था तब मुझे एक्चुअली डर भी इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये बात एक बार निकल गई तो उन तक नहीं रहने वाली, मुझे बतानी पड़ेगी ही, और वो सच भी है, मुझे बताना ही पड़ता। पर ये रिया दीदी वाला ईगो इतना बड़ा हो गया था कि मैं जेन्युइनली कैसे
दिखूंगी, क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, इनके साथ मुझे और 1.5 साल अगर रहना है तो कैसे देखेंगे कि ये ऐसा करते ही रिया दीदी। इतना सारा वो गिल्ट हो गया था। और ऊपर से मैंने एक MSLDP का फैसिलिटेशन किया था, तो ये प्रियांशी और स्मित उसके बच्चे हैं, मेरे लिटरली मेरे बच्चे बोल सकते हैं, वो लोग मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स, और उनके सामने ऐसा बोलना, इट वाज जस्ट टू डिफिकल्ट कि मेरी पूरी आइडेंटिटी चली जाएगी, मेरी पूरी रिस्पेक्ट चली जाएगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन उसके सामने ऐसा था कि यार जीना है तो सच्चा जीना है, वरना यहाँ से चली जाती हूँ, ऐसे नहीं जिया जाएगा, अब ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला मीटिंग में बोला, तो मैंने बोला ठीक है, मैं रेडी हो गई थी कि बड़ौदा की कम्युनिटी को बताना है। फिर उन्होंने बोला नहीं हम ग्रैंड रिव्यू मीट कर रहे हैं जिसमें ओवी के फ्रेंड्स भी होंगे, तो आपको सबके सामने बोलना है। तो मैंने बोला हो रही है ना CMS, तो अभी मुझे बोलना चाहिए, मेरा रियलाइजेशन अभी हुआ है। बट उन्होंने बोला नो, यू विल नॉट रिवील एनीथिंग। और इतना बड़ा रियलाइजेशन है तो मैं किसी को कुछ दिखा नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ नहीं। और फिर फाइनली वो दिन आया रिव्यू मीट का। पूरी कम्युनिटी इधर इसी एक्सेल हॉल में बैठी थी। इनको भी नहीं पता था आत्मजा अवधि को कि क्या होने वाला है। उनको खाली संजीवा ने बोला था कि ग्रैंड CMS रखो, बस रखो। और मुझे ऐसा बोला था कि मुझे कुछ ये शेयर करना है, तो उन्होंने भी ऐसे बोला कि अभी CMS है, दोनों कम्युनिटी ये वो। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है पूरा खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में बोलूंगी। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ और करने के लिए लीडरशिप लेके जब सबसे आगे बोलती हूँ और पहले आती हूँ, तो ये करने में मैं क्यों हिचकिचाऊं? क्या इसमें मैं लीडरशिप नहीं दिखा सकती? इसमें मैं पहले आगे आके नहीं बोल सकती? तो बोला कि कोई और बोले इससे पहले मुझे कुछ बोलना है। और मैं सारे पॉइंट्स डिटेल में लिख के आई थी। छोटी छोटी 15 गलतियां मुझसे हुई थी, वो सारी मैंने डिटेल में लिखी थी। और उसमें भी ऐसी थोड़ी कम अच्छी होती है, थोड़ी ज्यादा वो बुरी होती है ऐसी। तो वो पकड़ा मैंने, वहाँ सबको लगा ठीक है कुछ बोलेंगे रिया दीदी, कोई किसी पे केस रखेंगे ऐसा कुछ। किसी के भी सामने आंख मिलाए बिना मैंने मेरी नोटबुक में देखा और मैंने वन बाय वन मतलब ऐसे बोलते हैं ना हमारा जो कलेजा होता है वो इधर तक आ जाता है। यू लिटरली स्टार्ट शेकिंग कि क्या कैसे अभी मैं बोलूं। और पानी पता नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा, आवाज ही नहीं निकल रही थी मुंह में से। और मैं अपने आप से जो एकदम कम खराब ज्यादा खराब वाली चीजें थी मैं बार बार लिस्ट में नीचे डाल रही थी कि ये नहीं बोलूंगी, बाकी की 14 बोल दूंगी, ये नहीं बोल पाऊंगी। पर एक 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 करके मैंने वो सारी चीजें बोली। और जब मैंने वो खत्म किया तो बहुत रोना आया, बहुत वो हुआ। पर एक ऐसे बोलते हैं ना कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस बोलते कि वो आग में से तब के जो गंदी इम्प्योरिटीज होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो वो जब मैंने लास्ट बोला तब मुझे ऐसा हुआ कि अब दुनिया को जो करना करे मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं सच्ची हूँ। और मेरे दिल से वो पूरी बात निकल गई है। जो सोचना है सोचो, भले मुझे श्रमदान कराए 24 घंटे, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि मेरे जो सच्चे दिल की बात है वो बाहर निकल गई। और थैंक्स टू द कम्युनिटी एंड एवरीवन कि एक्चुअली ये लोग ने मुझे जितना देते थे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया, क्योंकि सच्चाई की वो रिस्पेक्ट होती है। तब मुझे पता चला कि ईगो होना बुरी बात नहीं है, पर मुझे कुछ गलत टाइप की आइडियल रिया दीदी नहीं बनना। मुझे ऐसी रिया दीदी बनना है जो ऑनेस्ट है, मुझे ऐसी रिया दीदी बनना है जो गलती करती है तो वो हिम्मत से एक्सेप्ट कर पाती है, और मुझे एक इंटेग्रिटी वाली रिया दीदी बनना है। तो उस दिन मेरा एक ईगो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, और उसके सामने एक नए ईगो ने ऐसे बोल सकते हो जन्म लिया जो मुझे अभी तक पावर देता है सही करने के लिए। यस, सो रिया के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना हो, एक्चुअली हम बैचमेट से हमने L3 साथ में किया है। पर ये लड़की का जो ग्रोथ मैंने देखा है, यानी हर बार ये ऐसा कुछ करती है और मेरी रिस्पेक्ट है ना 4 गुना रिया के लिए बढ़ जाती है। यानी L3 में कोई ऐसा काम नहीं हुआ होगा जो उसने नहीं किया है। यानी उसको हमने कन्फ्रंट किया है, खाने पीने को लेके हमने उसको कन्फ्रंट किया कि रिया ये क्या कर रही हो, रिया ये क्या कर रही हो। और जस्ट बैकग्राउंड देने के लिए, रिया जिस फैमिली से बिलोंग करती वो इतना एफ्लुएंट क्लास फैमिली है, यानी डायमंड इंडस्ट्री है उन लोगों की। जब भी रिया यहाँ पे आते हैं ना तो मर्सिडीज में ड्राइवर उसको छोड़ने आते हैं और मर्सिडीज में ड्राइवर उसको लेने आते हैं। हर
साल इंटरनेशनल वैकेशंस होते हैं, इस बैकग्राउंड की वो लड़की, यानी कितना एफ्लुएंट फैमिली है, और वो एफ्लुएंसी को छोड़ के आज जिस लेवल पे वो रह रही है, यानी रूम शेयर करना उसके लिए इतना डिफिकल्ट काम है, इतने सारे बच्चों के साथ रहना, यानी कितना ईगो कितना तगड़ा होता है ना, हमें कितना परेशान करता है। हमारी एज के लोगों के साथ ही इतना कश्मकश होता है, तो जब छोटे हैं तब इतना हम्बल बनना, और हर डिसीजन उसकी लाइफ में जितने भी उसने लिए वो हमेशा करेज में से आया है, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना हो, ये कितनी डिफिकल्ट चीज है, बट आई रिस्पेक्ट हर सो मच कि इतना डिफिकल्ट और इतने लार्ज कम्युनिटी में पब्लिक में शेयर करना, इट इज नॉट इजी एट ऑल, बट दैट शी हैज डन, और मुझे इतना रिस्पेक्ट है उसके लिए, एंड आई एम वेटिंग कि कब हम तीनों हो, हम दोनों नहीं, अवधि और मैं नहीं, लेकिन हमारे साथ रिया जुड़े, सो वी आर वेटिंग फॉर हर कि वो जल्दी जल्दी फिनिश करें, एंड वी वांट दैट टीम कि यार हम ट्विन नहीं पर हम ट्रिपलेट बनना चाहते हैं। यस, एंड एट लास्ट फॉर ऑल द एमएचीज, कोविड का टाइम था, आप सभी को पता है, और इस कोविड की सिचुएशन में ये एमएचीज यहाँ पे हमें जो हीरे मिले हैं वो कोविड के टाइम पे स्ट्रगल करके यहाँ आए। दूसरा, ये जब आए हैं ना तो हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमने इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई। यहाँ पे आए तो हमने बोला आपको 10,000 रुपीज का डिपॉजिट लाना है। अब डिपॉजिट कैसे लाना है, कुछ भी करो, फंड रेज करो, क्राउड फंडिंग करो, जो करना है करो, पर 10,000 लेके आओ, ये आपके एग्जाम है, आप ला सकते हो कि नहीं। सो ये सारी, अभी तो छुट्टियां भी कैंसिल कर दी इन लोगों की, 2 साल घर ही नहीं जाना है, नीड बेस्ड छुट्टी है, यानी जिसको भी जेन्युइन रीजन है तो ही वो घर जाएंगे, और वो बीच में हमने पॉलिसी चेंज की है, लेकिन वो सब उन्होंने अग्री किया है कि हमारे ग्रोथ के लिए जो होगा वो हम करेंगे। सो दिस गाइज डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन।